यदि गर्भ धारण करना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है तो माँ बनना प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार होता है। एक ऐसा खूबसूरत एहसास जिसकी अनुभूतियाँ नारी के जीवन में सुखद स्मृतियों का अनमोल खजाना होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अशिक्षा, जानकारी की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, कुपोषण और कच्ची उम्र में विवाह माँ बनने के खूबसूरत एहसास पर पानी फेर सकती है। सशक्त नारी और स्वस्थ बच्चे से सशक्त भारत की साकार होती परिकल्पना पर एक अंतरंग रिपोर्ट। नमस्कार, कैसे हैं आप? एक ख्वाहिश, एक सपना, एक भूख और एक मातृत्व प्रेम, इन सब का मिला जुला रूप है महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, वो ज़माना गया जब कहा जाता था, नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ना, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में कामयाबी का परचम लहरा रही हैं। जी हाँ, ज्ञान, विज्ञान और पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कहा जा सकता है कि तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए महिलाएं कामयाबी के 7वें आसमान पर हैं। इसके साथ ही खेती बाड़ी से भी वो लाखों कमा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर बेखबर हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि महिलाएं इन तमाम चीज़ों के बीच अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ती हूँ और अब आपको दिखाती हूँ महिलाओं के विकास से जुड़ी हमारी ये कहानी। बात जब नारी के विकास की होती है, उसके सम्मान की होती है, तो अच्छा लगता है। और लगे भी क्यों ना, नारी प्रगति के हर सोपान को जो छू रही है। जहां 7वें आसमान की ऊंचाई पर हैं, तो वहीं खेतीबाड़ी से लाखों कमा रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू बड़ा ही चिंतनीय है। चिंतनीय इसलिए कि महिलाएं जितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, उतनी ही तेजी से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। फिर चाहे बात शहरों में नौकरी या घर संभालने वाली महिलाओं की हो, या खेती बाड़ी करती, चूल्हा चक्की में खुद को खपा देने वाली ग्रामीण महिलाओं की। कहते हैं एक स्वस्थ महिला न केवल स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, बल्कि समाज में सक्रिय भागीदारी भी निभा सकती है। लेकिन अभी भी हमारे समाज में महिलाओं का एक बड़ा तबका चुपचाप रहकर न केवल मानसिक और भावनात्मक समस्याओं से पीड़ित है, बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याओं से भी वंचित है। लेकिन हर एक जो महिला है उसका स्वभाव थोड़ा अलग होता है। जैसे एक इंसान को दर्द सहने का जो है, एक की क्षमता अलग है, दूसरे की अलग है। वैसे ही थोड़ा बहुत अगर उसमें तो जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, माँ है, सासू है, बहन है, तो ये सब उनको समझाना उनका काम है। और दूसरा, जब वो हॉस्पिटल आते हैं तो अगर उनके कोई भी संदेह है तो वो डॉक्टर से सलाह करके पूछ सकते हैं। तो उनको ये सलाह दी जा सकती है कि ये सब नॉर्मल है। जो माँ बनना है वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, तो अगर आप उसको नॉर्मल की तरह लोगे तो ठीक रहेगा। बता दें, भारत में ज्यादातर महिलाएं दिल की बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें डायबिटीज और थायराइड के अलावा मानसिक अवसाद का भी दंश झेलना पड़ता है। इनमें से ज्यादातर मृत्यु कुपोषण के अलावा गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होती है। गौरतलब है कि किसी महिला की स्वास्थ्य की समस्या केवल उसकी समस्या नहीं होती, सामाजिक समस्या भी होती है। काम का बोझ, महावारी, जल्दी विवाह और फिर गर्भधारण के बाद यदि सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वो है अच्छा भोजन। इसके न लेने पर महिलाओं में थकावट, कमजोरी, खून की कमी यानी अनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। गौरतलब है कि आज भी भारत में हर साल जन्म देते समय तकरीबन हजारों महिलाएं प्रसव के दौरान अपनी जान गंवा देती हैं। ज्यादातर माओं की मृत्यु की वजह बच्चे को जन्म देते वक्त अत्यधिक रक्तस्राव होता है। इसके अलावा इन्फेक्शन, असुरक्षित गर्भपात या ब्लड प्रेशर भी मुख्य कारण होते हैं। आप देखें तो हमारी मातृ मृत्यु दर, अगर महिला जो है 19 साल से पहले गर्भवती हो जाती है तो बहुत ज़्यादा होती है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। एक तो ब्लड प्रेशर की बीमारी ज़्यादा होती है, खून की कमी होती है, और उसके अलावा जब प्रसव होता है उसमें प्रसव में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, क्योंकि उनकी हड्डियाँ जो हैं, नीचे की हड्डियाँ जो हैं पूरी तरह से बनी नहीं होती हैं, तो उसमें प्रसव में मुश्किल होती है। प्रसव में बच्चे की भी मौत हो सकती है और माँ को भी परेशानी हो सकती है। तो ये बाल विवाह, इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि हमारी सरकार का
का ये उद्देश्य है कि भी 18 साल से पहले शादी ना करें। तो कम से कम 18 साल से पहले शादी होने से और जल्दी उससे पहले गर्भ ठहरने से माँ को बहुत ज़्यादा खतरे हैं। ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो उन्हें खेत में काम करना है, उन्हें कीटनाशक दवाइयों के संपर्क में भी आना होता है, जिसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसी तरह घर पर धुएं से होने वाली फेफड़ों की बीमारियां और दूषित जल के सेवन से भी रोग के पनपने का खतरा रहता है। माँ प्रेग्नेंट हो, हमें देखना है कि उसका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत समय है। अगर कम है हीमोग्लोबिन तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। हम एक गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम होना चाहिए। अगर 11 ग्राम से कम है तो हम उसमें विशेष तरह से इलाज करते हैं। हो सकता है उनको इंजेक्शन भी लगाने पड़ जाए अगर बहुत कमी है, और कभी कभी खून भी चढ़ाना पड़ता है। तो जैसे ही महिला गर्भवती हो, सबसे पहले 3 महीने में एक बार जाँच कराएं, फिर दूसरे 3 महीने में एक बार जाँच कराएं, और फिर आखिरी के 3 महीने में एक बार कम से कम हीमोग्लोबिन की जांच करें। ग्रामीण महिलाओं के समक्ष कई चुनौतियां हैं। दैनिक जरूरतें हैं, पशुओं की देखरेख और पुरुषों के साथ मिलकर खेतीबाड़ी करनी है। घर और परिवार का ख्याल रखते रखते महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति बेखबर हो जाती हैं। हालांकि इस दिशा में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण जीवन को भारतीय चिकित्सा प्रणाली से जोड़ने का लगातार काम कर रहा है। गर्भावस्था के हर महीने पहली तारीख को अपने वजन को जरूर नापें, क्योंकि वजन के बढ़ने से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए 2 बार पेशाब की जांच करवाएं। गर्भवती की पुष्टि होते ही डॉक्टर से मिलें और सलाह लें। आप सभी जानते हैं कि एक परिवार में स्वस्थ बच्चे के जन्म लेने के लिए माँ का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और माँ की जो है मृत्यु ना हो, माँ को बीमारी ना लगे, इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना नियमित रूप से चेकअप करवाएं। कोई बीमारी हो उसकी जांच करवाएं, उसको ठीक करवाएं, उसका इलाज हो, और बच्चे की ग्रोथ या बच्चे का ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं ये देखें। गौरतलब है कि आमतौर पर छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करते करते न केवल वो थक जाती हैं, बल्कि शादी के पश्चात गर्भावस्था के दौरान उन्हें अनेकों स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो जाती हैं। प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक ऐसी पहल है जिससे कि माँ और बच्चे दोनों को हम सुरक्षित कर सकें। इसके लिए ये ज़रूरी है कि माताएं ये दिन 9 तारीख याद रखें और हर महीने 7 महीने तक हर महीने जाके डॉक्टरी जांच कराएं किसी भी सरकारी अस्पताल में। 8वें महीने में हर 2 हफ्ते में जाके जांच करानी है। पहले 7 महीने में बस महीने में एक बार, 8वें महीने में हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद एक बार, और 9वें महीने में हर हफ्ते में आके वो डॉक्टरी जांच कराएं। ऐसे में ये होता है, डॉक्टरी जांच कराने से ये फ़ायदा होता है कि डॉक्टर हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिनके अंदर जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस होने की बहुत ज़्यादा संभावना है उनको पकड़ पाते हैं। उनको जल्दी पिकअप करने से उनका जल्दी ट्रीटमेंट शुरुआत हो जाती है और कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए अपने बच्चों को टीके लगवाएं, क्योंकि जब आपके बच्चे में अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, आपके बच्चे का सेहतमंद भविष्य आपके हाथ में है।
ये तो बात हुई माँओं की, लेकिन अब बात उस रिश्ते की जिसका संबंध है आपकी नसों में दौड़ते खून से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नौनिहाल की, जिसे आप अस्पताल से घर लेकर आए हैं। आप एक बात जान लीजिए, बच्चों की देखभाल आपके जीवन का सबसे खास और पुरस्कृत अनुभवों में से एक हो सकता है। इसीलिए हल्के में ना लें बच्चों की बीमारियों को। आइए बताती हूँ आपको शिशुओं में होने वाली कॉमन बीमारियों के बारे में। बच्चे खुद को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते, इसी वजह से कई बार उनकी बीमारियां भी पकड़ में नहीं आती। हालांकि बुखार खांसी तो कॉमन है, लेकिन यदि इसके साथ सांस तेजी से चलने लगे, ये लक्षण निमोनिया के हो सकते हैं। बाल निमोनिया एक गंभीर बीमारी है। निमोनिया से फेफड़े के ऊतकों पर असर होता है। इससे बच्चा तेज तेज सांस लेने लगता है। इसमें खांसी, बुखार के साथ भूख मर जाना, उल्टी और बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है। इसके अलावा खसरे या किसी और श्वसन तंत्र के अलावा कुपोषित या समय से पहले पैदा हुए बच्चे भी निमोनिया के शिकार हो सकते हैं। बड़े लोगों की तुलना में 2 से 5 साल तक के बच्चों को जुकाम अधिक होता है। इसमें नाक बहना, छींकना, थकान महसूस होना, कफ, गले में खराश, हल्का सा बुखार, इसके अलावा पेट में दर्द, मरोड़, पेट फूलना और दस्त की शिकायत हो जाती है। बच्चे अक्सर गंदे हाथ या जमीन पर गिरी हुई चीजों को उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, जिससे उन्हें पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। गौरतलब है कि बच्चे के जब दांत नहीं होते, उस समय उसके मुंह के अंदर जीवाणुओं की तादाद कम होती है और जैसे जैसे बच्चे के दांत निकलते जाते हैं, जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। बच्चे के जब दांत निकलने शुरू होते हैं तो उसके मसूड़े सूज जाते हैं, उनमें खुजली होती है। इससे उसे हर समय झुंझलाहट होती है। इस दौरान वो अक्सर अपनी उंगली मुंह में डालता रहता है। माँ द्वारा अधिक सख्त और ठंडे पदार्थ खाने से भी दांत निकलते समय बच्चा रोगों का शिकार हो सकता है। लेकिन यदि बच्चे कमजोर हों तो उनमें अधिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। दांत निकलने के समय बच्चे दस्त से अधिक पीड़ित होते हैं। कुछ बच्चे पेट दर्द से और कुछ कब्ज से परेशान रहते हैं। दांत निकलने के समय मसूड़ों में खुजली, सूजन के साथ अधिक पीड़ा होती है। यदि आपका बच्चा टीकाकरण की कुछ खुराकें प्राप्त नहीं कर पाया है, तो आप उसे टीके की अन्य खुराक दिला सकते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार टीकाकरण अनुसूची का पालन करें और अपने प्रतिरक्षण रिकॉर्ड की जानकारी अवश्य रखें। किसी भी प्रकार के टीकाकरण से पहले हमेशा अपने चिकित्सक से परामर्श करें। 9 महीने तक एक नन्ही सी जान को अपने कोख में पोषण और प्यार के स्पर्श से सींचना और एक दिन इस कोमल सी जान को अपनी बाहों में लेकर हर दर्द को भूल जाना, ये तो आपके स्वभाव में है और आपकी इन्हीं सभी खूबियों को नाम दिया गया है मातृत्व। जी हाँ, ये तो मानना ही होगा कि शिशुओं में अगर सुरक्षा कवच कोई है तो वो आप ही हैं, क्योंकि भला आपसे बेहतर माँ बनने के इस खूबसूरत सफर के बारे में कौन जान सकता है। इसीलिए जरूरी है नवजात शिशुओं में बचाव की। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों से आप शिशुओं को बचा सकते हैं और कैसे। शिशु को हर एक बीमारी के खिलाफ प्रभावपूर्ण सुरक्षा के लिए एक ही टीके की कई खुराकें लेने की जरूरत हो सकती है। इसलिए टीकाकरण तालिका के अनुसार ही टीके लगवाने चाहिए। तो सबसे पहला टीका जो पैदा होने के बाद हम लगाते हैं, लगभग पहले 48 घंटे में लगाने का प्रयास होता है, वो टीबी से बचाव का टीका हम लोग लगाते हैं, जिसे हम BCG का टीका कहते हैं। और ये अगर बर्थ पे ना लग पाए, जन्म के समय ना लग पाए, तो 1 साल तक इसको हम लगाया जा सकता है। इस टीकों को लगाने के साथ साथ ही पोलियो की दवा बच्चों को पिलाई जाती है। और एक और टीका है जिसे हम हेपेटाइटिस B का टीका कहते हैं। ये बच्चों में और हम सभी में पीलिया, एक विशेष प्रकार का पीलिया होने से बचाता है। और अगर ये पीलिया जल्दी अवस्था में हो जाए या संक्रमण जल्दी बच्चों का हो जाए, तो बाद में संभावना होती है कि ये हमारे जो जिगर है या लिवर है, इसका कैंसर बाद में जाके बन सकता है। तो इन तीनों बीमारियों से बचने के लिए, टीबी से बचने के लिए, पोलियो से बचने के लिए, और जो हमारे लिवर का कैंसर है या यकृत भी बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं, इसका कैंसर से बचने के लिए और इसका जो पीलिया होता है इससे बचने के लिए, ये तीनों टीके हमें जन्म के समय लगाने होते हैं, जो हम सभी को लगवाना चाहिए।
अगर सभी बच्चों को सरकार द्वारा निर्देशित टीके लगवाए जाएं, तो बचपन में होने वाली बीमारियों पर तो अंकुश लगेगा ही, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में भी काफी कमी आ जाएगी। हालांकि जिन देशों में कई बीमारियां पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं, वहां भी डॉक्टर बच्चों को टीके लगवाना जारी रखने की सलाह देते हैं। गौरतलब है कि अगर बच्चों को टीके लगवाना बंद कर दिया जाए तो ये संक्रामक बीमारियां दोबारा से फैल सकती हैं। देखिए, बच्चों में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो अगर हो जाएं तो उनसे काफ़ी नुकसान बच्चों में होने की संभावना होती है। कई बार इन बीमारियों की वजह से बच्चे की जान भी जा सकती है यदि उसे उचित उपचार ना मिल पाए। बीमारी हो जाए, उपचार मिल जाए तो भी जान जाने का खतरा होता है, या उस बीमारी के कारण बहुत सारे गंभीरताएं जो बच्चों में पैदा हो जाती हैं वे लंबे समय तक वो रह सकती हैं। इसलिए सबसे अच्छा होता है कि हम इन बीमारियों से बचें, चाहे वो हम अपने खान पीन में सुधार से बचें, सफाई रखने से बचें, या कुछ हम टीकाकरण हैं जो बच्चों को दवाई पिलाई जाती है पोलियो की, दूसरे टीके लगाए जाते हैं, उनको लगाने से हम इन बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों से बच सकते हैं, अपने बच्चों को उससे बचा सकें। ये सारी टीके जन्म के समय से शुरू होते हैं और निश्चित रूप से 5 साल तक तो हमें लगाना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ये टीके लगाने की आवश्यकता होती है 10 वर्ष में, 16 वर्ष की उम्र में, और कुछ टीके ऐसे होते हैं कुछ विशेष अवस्थाओं में वयस्कों को भी दिए जाते हैं। तो बीमारियों से बचाव में इन टीकों का बहुत बड़ा महत्व है, हम सबके लिए आवश्यक है, हमारे बच्चों के लिए तो अत्यंत आवश्यक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये तो बात थी महिलाओं की सेहत की और जागरूकता नौनिहालों के स्वास्थ्य की। और अब चलते हैं उस ओर जहां सब रहें निरोग। शरीर को स्वस्थ करना हो तो योग करो, मन को स्वस्थ रखना हो तो योग करो, और मस्ती के साथ जीवन जीना हो तो योग करो। बीमारी कोई भी हो, हर बीमारी को दूर करना हो तो योग करो। मन को शांत रखना हो तो योग करो, बुद्धि का विकास करना हो तो योग करो, पर्यावरण को शुद्ध करना हो तो योग करो, और घरों में जो कलह पैदा हो रही है, आपस में झगड़ते रहते हैं, उस झगड़े को दूर करना हो तो योग करो, और मुक्ति चाहिए अपने स्वरूप से जुड़ जाना हो तो योग करो। जीवन में जो चाहिए सब योग देगा, बस जरूरत है योग की शरण में आ जाओ और रोज योग करते चले जाओ। फिर जब जीवन में योग घट जाएगा, आपका जीवन सुंदरतम हो जाएगा। हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये भी मन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि मन तो सबका बिखरा हुआ है। सिंपल है, सांस भरते हैं, सांस निकालेंगे तो भंवरे जैसी गूंज करेंगे, जैसे भंवरा फूल के ऊपर मंडराता हुआ कर रहा हो, जैसे मुंह बंद करके ओम बोल रहे हो। तो सांस भरा हमने, अंगूठों से कानों को बंद कर लेंगे जिससे आपके कानों में बाहर की आवाजें न जाएं। 3 उंगलियां आंखों पर रख लेंगे जिससे मन में कोई विचार ना आए। एक माथे पर रख लेंगे जिससे ध्यान यहां पर लगा रहे। ऐसे सांस भर लो,
10 बार करने के बाद आंखें बंद ही रखते हुए कुछ देर के लिए ध्यान में बैठे रहेंगे। मन को शांत करके माथे के बीच में लगाए रखो। कुछ सोचो नहीं, बस बैठे रहो अपने साथ और केवल अपने साथ। संसार का कुछ सोचना नहीं। ख्याल आएगा, मन को हटा लेना वहां से, ले आना माथे के बीच में, बैठे रहो। ध्यान हो रहा है। प्राणायाम के बाद थोड़ी देर ध्यान में बैठने से मन को और ताकत मिल जाती है। उसके बाद हाथों के तेरे रगड़ें, घर्षण करें और हथेलियों को आंखों के ऊपर रख लें। आंखों के आगे थोड़ा अंधेरा होगा, मन शांत हो गया, हथेलियां हटाकर आंखें खोल लें। तो ये अभ्यास था जिसको हम रोज करके स्वस्थ रह सकते हैं, हमेशा फिट रह सकते हैं। बस जरूरत है आधा घंटा, 25 मिनट, 30 मिनट रोज निकालो और रोज स्वस्थ रहो। सिंपल अभ्यास है, सभी कर सकते हैं। उम्र कोई भी हो, बीमारी कोई भी हो, इस अभ्यास को किया जा सकता है। बेटी, बहू और माँ, सचमुच हर रिश्ते की धुरी हैं आप। बहनों, आप स्वस्थ रहें और नित नई पहचान हासिल करते रहें। हम आपका अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ ही आज फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलूंगी आपसे और पूछूंगी कैसे हैं आप। नमस्कार। उत्तर कन्नड़ जिले के शिरसी तालुक